बच्चों, आज हम पार्टनरशिप फॉर्म के फंडामेंटल थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मैं एक बात के लिए एश्योर कर दूँ, सांत्वना दे दूँ कि बोर्ड जितना भरा हुआ दिख रहा है और जितने ये कलरफुल दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत उलझा हुआ सा कुछ आज पढ़ना है। तो मैं बता दूं कि ये बोर्ड जितना ज़्यादा उलझा हुआ दिख रहा है, ये सवाल उतना ही ज़्यादा सुलझा हुआ है। बस ज़रूरत है एक बार पूरी बात को ध्यान से सुनने की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार जो भी बच्चा मेरी बात को यहाँ ध्यान से समझ लेगा, सुन लेगा, उसको दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो इस सवाल को बड़े आसानी से हल कर लेगा। तो मैं बता रही हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल थ्योरीज। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 2, 3, 4 कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, तो उनके बीच एक लिखित समझौता का होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ वो लिखित समझौता नहीं होता है, जहाँ लिखित समझौता होता है वहाँ तो सब कुछ ठीक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस डीड के अनुसार सारा समाधान निकाला जाता है। लेकिन जिस बिज़नेस में पार्टनरशिप डीड नहीं हो, वहाँ ढेर सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पार्टनरशिप डीड है क्या। बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी कि ये डीड है क्या, पार्टनरशिप डीड में ऐसी किन बातों का समावेश होता होगा जो पार्टनरशिप डीड जिसको हम कहते हैं। तो ये एक सिंपल वे में अगर मैं समझा दूं कि ये एक लिखित समझौता होता है जो सभी पार्टनर्स के बीच में होता है। तो अब वो लिखित समझौता जो होता है, वो समझौता में किन किन बातों का, किन किन तत्वों का समावेश होता है, उसको यहाँ जानना है। जैसे होते पूरे 15 पॉइंट्स हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए कि आपको जितने पॉइंट से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिसके आधार पे आप सवालों को हल कर सकोगे, मैंने सिर्फ उतने ही पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जाहिर बात है कि जिस फर्म को चलाना है, पार्टनरशिप द्वारा जिस फर्म को चलाना है, उसका नाम और पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे उस फर्म में, सभी का नाम, उनका पता और वो क्या व्यवसाय करते हैं, उसके बारे में पूरा विवरण होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। इस बात का भी साफ साफ लिखा होना चाहिए कि कौन सा व्यवसायी, कौन सा पार्टनर, कौन सा साझेदार कितना पूंजी जो है व्यवसाय में लगा रहा है और किस वक्त लगा रहा है। मान लीजिए एक पार्टनर है, वो जनवरी 1 को 50,000 रुपये लगाया, और एक पार्टनर है वो जून 1 को 50,000 रुपये लगाता है, और जब वर्ष का अंत होता है तो क्या दोनों पार्टनर को बराबर के पैसे मिलने चाहिए लाभ में? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ने उसको साल भर उस पैसे को अपने बिजनेस में रखा और दूसरे ने मात्र 6 महीने। तो वो भी एक कैलकुलेशन का तरीका होता है जो आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, किस साझेदार ने कितने पूंजी लगाई है। उसके बाद जब आप पूंजी लगाए हो तो पूंजी पर आपको कितना इंटरेस्ट व्यवसाय से मिलेगा। वही नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आपने व्यवसाय को लोन दे रखा है तो उस लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप व्यवसाय से पैसा निकालते हो तो उस ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट आप व्यवसाय को देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी एंड कमीशन। कुछ साझेदार दूसरे साझेदारों की तुलना में ज़्यादा काम करते हैं, इस हालत में उसको उसके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट होना चाहिए, जिसके लिए उसको कमीशन दिया जाता है। और अगर कोई पार्टनर, एक टाइमिंग है, जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर है, एक पार्टनर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करता है और दूसरा पार्टनर उतना समय नहीं दे पाता है, वो 2-4 घंटे के लिए ही फर्म को टाइम देता है। तो जाहिर है कि जो पार्टनर ज़्यादा टाइम दे रहा है उसके लिए एक अलग से सैलरी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, सैलरी, कमीशन इत्यादि बातों की चर्चा की जाती है। उसके बाद है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा की जाती है। उसके बाद द मेथड बाय विच गुडविल इज टू बी वैल्यूड, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं
तो आप जिस बिजनेस में हो वहाँ पार्टनर्स के बीच में गुडविल को कैलकुलेट करने का कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। उसके बाद है द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बिज़नेस को हम चला रहे हैं सभी पार्टनर्स मिल करके, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए और क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए उसके फर्म के प्रति। और अब ये दिखा रही हूँ द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। जैसा कि अभी हमने कहा कि 1 जनवरी को पैसा लगाया और वर्ष के अंत में, तो हर बिजनेस का अपना एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से शुरू होगा या 1 अप्रैल से शुरू होगा। बहुत व्यवसायी लोग इसको अक्टूबर में शुरू करते हैं, दीपावली के एक दिन बाद से नया साल शुरू करते हैं। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कौन किस तरह का कॉन्सेप्ट रखता है। तो अब एक सवाल का जो जवाब आपको मिल गया कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का समावेश होता है। तो इस सवाल को जानने के बाद अब ये कितना बड़ा सा एक आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये जितना बड़ा दिख रहा है ये उतना ही ज़्यादा आसान है। आसान ये कैसे है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई आर 2 पार्टनर्स, देयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाज एज फॉलोज। ये दिया हुआ है सारा। इसमें क्या दिया है, दोनों की सैलरी इतने हैं, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना मिल रहा है, और उसमें एक्स जो है उसने बिजनेस को लोन दे रखा है 3000 रुपया, तो उसको 300 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है 10% के हिसाब से, और बिजनेस का प्रॉफिट जो हुआ है वो 16,000 रुपया हुआ है। तो ये 16,000 रुपये में से अगर इन तत्वों को घटा दिया जाए तो बाद में जो बचा वो 2/5 और 3/5 के हिसाब से बांट ले रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसा अभी हमने कहा कि जितना उलझा हुआ है उतना ही ज़्यादा ये सुलझा हुआ भी है, क्योंकि यहाँ एक लाइन लिख दिया गया है, देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। अभी जिस पार्टनरशिप डीड की मैं इतनी देर चर्चा की, इस क्वेश्चन के नीचे में लिख दिया गया देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड व्यवसाय में नहीं है तो अगर आपको ये रूपरेखा मिलता है तो आप इसका किस तरह से समाधान निकालेंगे। बड़ी अच्छी बात है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, मगर उसका रेट जो एक प्रेस्क्राइब रेट होता है 6%, उस हिसाब से मिलेगा। ये भी जो अनुपात दिया हुआ है ये भी नहीं होगा, तब अनुपात क्या होगा, बराबर का। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में कोई अनुपात नहीं होता, वो अनुपात एक ही होगा, बराबर का। मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। तो हमको इस क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि 16,000 रुपया व्यवसाय को लाभ हुआ। 16,000 रुपया में सिर्फ एक ही तत्व ऐसा है जो हमको पेमेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कितना छोटा सा सॉल्यूशन है कि ये 16,000 रुपया जो ये चीज़ यहाँ है सेम वैसा ही यहाँ लिखेंगे। ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000, और वो 16,000 में से सिर्फ एक आइटम घटेगा, वो ये है कि एक्स ने लोन दिया था, और लोन जो यहाँ दिखा रहा है 10%, हमको 10% के हिसाब से उसको नहीं देना। जहाँ पार्टनरशिप डीड अप्लाई नहीं रहता है, जहाँ बनाए नहीं जाते, वहाँ सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है जो यहाँ रेड लाइन में दिख रहा है, देन अप्लाई प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अगर पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ 6% के हिसाब से, यहाँ जो 10% दिखा रहा है ये 10% नहीं होगा, सिर्फ 6% के हिसाब से उस पार्टनर को उसके दिए गए लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3,000 का 6% अगर निकाला जाए तो 180 रुपये होते हैं। इस 180 रुपये को यहाँ से घटा देने पर अब प्रॉफिट बचता है 15,820। 15,820 को एक्स और वाई इक्वली बांटेंगे, ना कि 2/5 और 3/5 में।
क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, यहाँ लिखा है नो, देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट अब हुआ उस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स बराबर बराबर बांट लेंगे। कोई 2/5 और 3/5 का रेशियो नहीं होगा, और बराबर बांटने पर हाफ ऑफ द 15,820 का हाफ मिलेगा। x को भी 7910 और y को भी 7910। तो जितना ये उलझा हुआ दिख रहा था उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक लाइन में है कि प्रॉफिट है 16,000, उसमें से 6% लोन घटा देंगे। लोन घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको x और y में इक्वली बांट देंगे। तो जितना उलझा हुआ दिख रहा उतना ही इसका सॉल्यूशन सुलझा हुआ है।